વિદ્યાર્થી મિત્રો મજામાં. હવે ધોરણ 7ની અંદર આપણે ચોથો પાઠ આવ્યા છીએ, એટલે કે ચોથી ઇકાઈ આવ્યા છે કે કથની ઓર કરની, એટલે કહેવું અને કરવું. બરાબર. હવે કહેવું અને કંઈક અને કરવું કંઈક, આવી બાબતની એમાં ચર્ચા થયેલી છે. એટલે કે જેમ કે મેં તમને કીધું હોય કે આજે હું ભણાવીશ નહીં, આજ બસ જલસા કરીશ, રમાડીશ બધાને, અને હું કરું નહીં તો શું થાય? જે કીધું છે એ મેં કર્યું નથી, એ વસ્તુ થવાનું. અને પોતે જ બહાર જઈને વાતો કરું તો શું થવાનું ને? કથની ઓર કરની અલગ અલગ થઈ જાય. એવી જ વાત આ પાઠમાં પણ કરવામાં આવી છે. જરાક આ ધ્યાનથી સાંભળો, બહુ મજા આવશે. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन ने उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। पूजा के लिए तोड़ रहा हूं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फिकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस बात पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। मुझे ज्यादा समय तक थोड़ी ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। आपने इसे मना नहीं किया? यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। અભ્યાસની અંદર થોડાક પ્રશ્નો આપ્યા છે જેને સમજીશું। અને પહેલો પ્રશ્ન છે કે ઈશ્વર ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार શ્રેષ્ઠ बताया है। એ કે દરેક પ્રાણીઓમાં માણસને શ્રેષ્ઠ કેમ બનાવવામાં આવ્યો છે તેની વાત કરેલી છે। હવે ખબર છે કે માણસને પોતાની બુદ્ધિ હોય છે, પોતાની રીતે કાર્ય કરી શકે છે અને પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી શકે છે, જ્યારે પ્રાણીઓમાં એવું કશું હોતું નથી। એટલે કે ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से इसलिए श्रेष्ठ बनाया गया है क्योंकि वो अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने विचार और अपनी ताकत का अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न है, धूम्रपान वर्जित है, वो यह वाक्य कहाँ कहाँ क्यों लिखा जाता है। હવે જે કહેવાય છે કે ધૂમ્રપાન ના કરવું જોઈએ, જે બીડી સિગરેટ ફૂંકો છો એ ના કરવું જોઈએ, ક્યાં ક્યાં લખેલું હોય છે। હવે તમે કદાચ રેલવે સ્ટેશન ગયા હશો, ત્યાં પણ લખેલું હશે, પછી બસ સ્ટેન્ડ ઉપર, બસની અંદર, સ્કૂલોની અંદર, આવી અન્ય જગ્યાઓમાં પણ લખેલું હોય છે કે જ્યાંથી કોઈને નુકસાન ન થાય। પછી ત્રીજો સવાલ છે, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। उसका बहुत अच्छा जवाब है कि क्योंकि जो पार्क होता है, जो बगीचा होता है, उसके अंदर वो बहुत सुंदर दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, इसलिए सबको फूल बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए पार्क में ही फूल ज़्यादा लगाए जाते हैं। और एक अच्छा सवाल है, लोग कहाँ कहाँ कतार में यानी कि एक लाइन में खड़े रहते हैं, कौन कौन सी जगह पे। पहला, जहाँ पे हम लाइट बिल भरने जाते हैं वहीं। दूसरा, रेलवे स्टेशन। तीसरा, बस स्टेशन। चौथा, मॉल के अंदर। पांचवा, स्कूल में भी लाइन में लगवाते ही है क्योंकि अपने अपने क्लास में जाते पहले आप लोगों को एक ही कक्षा के छात्रों के मुताबिक रहना होता है। आपके पुस्तक के अंदर और एक बात बताई गई है कि कौन से चिन्ह कब लगाने हैं और उसका मतलब क्या होता है। पहला चिन्ह दिया गया है वो उसको प्रश्न सूचक कहते हैं, जो प्रश्न के अंत में लगाया जाता है। दूसरा है पूर्ण विराम का, जो वाक्य पूर्ण हो जाए उसके बाद लगाया जाता है। तीसरा चिन्ह है उद्गार चिन्ह यानी कि विस्मय चिन्ह, जिसको आप सुनते ही आपको अचंभा हो जाए और आश्चर्य लगने लगे कि ये क्या चीज़ है वैसे। उसके बाद का चिन्ह है अल्प विराम, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ दिखानी हो तो अल्प विराम से आप दिखा सकते हैं। और अवतरण चिन्ह, जो ये दिखा दे रहा है चे की तरह, जो एक महत्व की बात बताता है। उसके बाद योजक, यानी कि एक जैसी दो चीज़ या एक से अलग अलग दो चीज़ को समान दिखाता है। उसके बाद वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। उसमें पहला वाक्य है, फूल तोड़ना मना है। यह वाक्य एकदम सरल वाक्य है, इसके लिए उसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। दूसरा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। उसमें वाह के बाद उद्गार यानी कि विस्मय, जिसमें हमें देखकर आश्चर्य हो रहा है, वो बताने के लिए उद्गार चिन्ह लगाया जाता है। और उसके बाद कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य भी सुंदर है, वो दिखाने के लिए हमें उद्गार चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद तीसरा, बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है,
बसों में लिखा होता है, पर क्या वो दिखाने के लिए अल्पविराम और अवतरण चिन्ह के अंदर धूम्रपान वर्जित है वो लिखकर उसके बाद पूर्ण विराम दर्शाया है। चौथा, धारा रात दिन पड़ती रहती है। पड़ती रहती है वही सादा वाक्य है, इसके लिए धारा रात दिन पड़ती रहती है, उसके अंत में पूर्णाम चिन्ह यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? वो एक प्रश्न पूछा गया है, क्यों? इसके लिए अंत में प्रश्नार्थ चिन्ह लगाया गया है। उसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोल चिन्ह कीजिए, यानी कि जो जाति व्यक्त करता है उसके ऊपर गोल निशान बनाना है। पहला, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। कौन अन्य प्राणी से श्रेष्ठ है? तो के मनुष्य। दूसरा, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। शिल्पा ने क्या लगाया? पौधे, वो भी 4। तीसरा, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। कहाँ के लोग? शहर के। वो जाति व्यक्त करता है। चौथा, फूल सबको अच्छे लगते हैं। कौन सबको अच्छे लगते हैं? फूल, वो भी फूल एक जाति व्यक्त करता है, इसलिए उसके ऊपर गोल निशान बनाया गया है। उसके बाद कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। यानी कि आपको अपने घर के अंदर कथनी और करनी, जैसे कोई ऐसा बात बन गई हो जो कहते खुद है पर करते नहीं है, वो हमको बतानी हो, हमको लिखनी है। आपके मन से आपको ये बात लिखनी है। अच्छा, अब नीचे एक परिचय दिया गया है, वो पढ़कर आपको अपने प्रश्नों के जवाब लिखने हैं, जो आप पढ़कर ही समझकर और सामने दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको अपने मन के मुताबिक लिखने हैं। जिसमें पहला सवाल है, हम पर किस किस का ऋण है? दूसरा, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तीसरा, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? चौथा, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? पांचवा, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यह गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक देना चाहते हो तो आपको यह गद्यांश पढ़ना पड़ेगा और उसका उत्तम शीर्षक मेरे मुताबिक मातृभूमि और मातृभाषा हो सकता है। आप अपने मन से कोई भी शीर्षक दे सकते हो, पर इस गद्यांश के अनुरूप। उसके बाद स्वाध्याय के अंदर अंदाज अपना अपना, कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। अब हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, तो आप भी अपने विचार के अनुसार कथनी और करनी में समानता और भेद बताएं। उसके बाद कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने दोस्तों ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। अब आपके दोस्तों ने कि आपके स्कूल के अंदर जो सहाध्यायी है उन्होंने जो लिखा है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद एक खेल दिया गया है जो आप घर बैठे खेलकर कुछ हिंदी के वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि इसके नीचे उदाहरण दिया गया है। पहला है फूल, मना है तोड़ना। तो एक योग्य क्रम में वाक्य बनाना है कि फूल तोड़ना मना है, जिससे पूरा वाक्य अच्छी तरह से समझ में आ जाए और लिखने के दौरान अच्छा दिखे।